हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी साइंस क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कार्बन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने कार्बन के विशेष गुण, नामकरण, उनके अपरूप और उनके जो महत्वपूर्ण यौगिक थे उसके बारे में अपन ने बात कर लिया था। आज अपन बात करेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होते हैं, बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, अपन किस किस के बारे में इनके अध्ययन करते हैं, उनके बारे में अपन जानकारी करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है? बहुलक, आप एक परिभाषा की बात करें तो बहुलक क्या होते हैं? किसी भी यौगिक के अंदर छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी लंबी उस अणुभार वाली संरचना का निर्माण करते हैं। क्या होता है? बहुलक मतलब है कि बहुत सारे अणु मिलकर, बहुलक का मतलब क्या है? बहुत सारे अणु मिलकर एक लंबी उस अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो पहले अपन परिभाषा की बात करते हैं। क्या होता है बहुलक के अंदर? किसी भी कार्बनिक यौगिक श्रृंखला में सरलतम या छोटे छोटे अणु मिलकर एक लंबी उस अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक लंबी उस अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो हमारे छोटे छोटे अणु हैं, क्या है? छोटे छोटे अणु, इनको अपन कहते हैं एकलक इकाई। इनको अपन क्या कहते हैं? एकलक इकाई। तो ये होगी एकलक इकाई। और इन छोटे छोटे अणुओं के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बहुलीकरण। क्या कहलाती है? बहुलीकरण। या अपन कह सकते हैं ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण। तो बहुलक बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक लंबी, बहुत ही बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वो क्या होता है? बहुलक होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा बहुलक है वो दो प्रकार से, बहुलक है वो कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो है प्राकृतिक, दूसरा है संश्लेषित। कौन सा? एक तो है अपना प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है संश्लेषित बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जो अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित का मतलब है जिसको मानव निर्मित, जिसको मानव द्वारा निर्माण किया गया है, मानव निर्मित बहुलक क्या कहलाते हैं? संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। और प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? जो अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इन प्राकृतिक बहुलक के बारे में। कौन से बहुलक के बारे में? प्राकृतिक बहुलक, जिसका पहला एग्जाम्पल है रबर। क्या है? रबर। देखिए दोस्तों, जो रबर है वो भी एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक क्यों है? क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला होती है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे अणुओं को अपन क्या कहते हैं? एकलक इकाइयाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलक इकाइयाँ कहते हैं। जो रबर है उस रबर की एकलक इकाई क्या होती है? रबर की एकलक इकाई आइसोप्रीन। क्या होती है? आइसोप्रीन। तो अब अपन एकलक इकाई जगह क्या यूज करेंगे? आइसोप्रीन। तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारा रबर है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? आइसोप्रीन से मिलकर बना हुआ होता है। रबर के अंदर बहुत सारे आइसोप्रीन के क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु होते हैं। अब देखिए, जो रबर प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से। कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से। अगर मैं एक पर्टिकुलर पेड़ की बात करूं तो पेड़ का नाम है हेविया ब्रांजिलियंसिस। पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ से सर्वाधिक है वो रबर प्राप्त होता है। पेड़ का नाम क्या है? हेविया ब्रांजिलियंसिस। यह इस पेड़ से किसकी प्राप्ति होती है?
रबर की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा रबर प्राप्त होता है ये एक लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? एक दूध के समान लिक्विड। ये जो रबर है वो इन पौधों से किसके रूप में प्राप्त होता है? लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब है तरल गाढ़ा पदार्थ। उस गाढ़े पदार्थ के रूप में ये अपन को रबर है वो प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, इस रबर को कठोर या इससे उत्पाद बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसके अंदर एसिटिक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इस रबर के अंदर एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों, जो हमारा लेटेक्स है, इस लेटेक्स को कठोर बनाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा रबर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। लेकिन एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद भी रबर इतना कठोर नहीं हो पाता कि अपन इससे आसानी से उत्पाद, आसानी से मजबूत रबर बना सकते हैं। ऐसा अपन को रबर प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, जो हमारा एसिटिक अम्ल बनाने के बाद में जो रबर प्राप्त होता है, उस रबर के अंदर क्या मिलाया जाता है? सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। देखिए, जो अपन को एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद में जो अपन को रबर प्राप्त हुआ है, उस रबर के अंदर क्या मिलाया जाता है? सल्फर। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। सल्फर क्या मिलाया जाता है? सल्फर। अपन कह सकते हैं कि रबर में सल्फर मिलाकर या रबर को गर्म कर सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रबर का वल्कनीकरण। ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रबर का वल्कनीकरण। क्या कहलाती है? रबर का वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण क्या होता है? रबर में सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रबर का वल्कनीकरण कहलाती है। और रबर में जब सल्फर मिला जाता है तो हमारा जो रबर प्राप्त होता है, यह रबर काफ़ी मजबूत होता है। कैसा होता है? काफ़ी मजबूत रबर होता है, जिससे आसानी से अपन है वो उत्पाद बना सकते हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो अपना क्या है? आइसोप्रीन। रबर है वो किससे मिलकर बना होता है? आइसोप्रीन। या रबर की एकलक इकाइयां क्या है? आइसोप्रीन। अब अपन इसकी अगर रिएक्शन की बात करें, आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, यह अपना क्या है? आइसोप्रीन। जो रबर का मुख्य जो एकल इकाई है वो क्या होती है? आइसोप्रीन होती है। यहाँ पर मैंने लगाया एन का मतलब है कि यहाँ पर आइसोप्रीन के बहुत सारे अणु मिले हुए। क्या मिले हुए? आइसोप्रीन के बहुत सारे अणु मिले हुए। और ये बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आइसोप्रीन का। किसका निर्माण करते हैं? आइसोप्रीन का। तो आपको यहाँ पर सेंस ये करना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको हटाना है। डबल बॉन्ड को क्या करना है? हटा देना है। तो जैसे देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड, वापस CH डबल बॉन्ड, ये अपना क्या बन गया है? पॉली आइसोप्रीन। ये क्या बन गया? अपना पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन का मतलब है कि यहाँ पर आइसोप्रीन के बहुत सारे अणु मिले हुए हैं। ये हो गया है पॉली आइसोप्रीन, जिसे अपन कहते हैं रबर। जिसे अपन क्या कहते हैं? रबर। तो दोस्तों, ये तो हो गया रबर के बारे में बात। रबर का अपन प्रयोग है वो बहुत सारे उत्पाद के अंदर करते हैं। आगे अपन एक और उत्पाद है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। अब देखिए, इसके अंदर अपन कौन कौन से बहुलक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है नाइलॉन 66। किसका अध्ययन करेंगे? नाइलॉन 66 का। देखिए दोस्तों, नाइलॉन 66 की जो एकलक इकाई है, यह कौन कौन से छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है? वो है अपने एकलक इकाई। और इसकी जो एकलक इकाई है वो है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। मेथिलीन डाइएमीन, इसकी क्या है? एकलक इकाइयाँ हैं। कहने का मतलब है जो हमारा नाइलॉन 66 है वो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनता है। अब ध्यान दीजिए इसके सूत्र के बारे में कि जो हमारा एडिपिक अम्ल है वह
OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, C डबल बॉन्ड O, OH। ये अपना क्या है? एडिपिक अम्ल। ये अपना क्या है? एडिपिक अम्ल। दूसरी अपने एक इकाई क्या है? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन NH2 CH2 6 NH2, यह है अपनी हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों इकाइयाँ हैं, ये दोनों इकाइयाँ मिलकर एक बहुत ही बड़ी बहुलक या बहुत ही बड़े उस अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं जिसे अपन कहते हैं नाइलॉन 66। तो इन दोनों अणुओं की जो जुड़ने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बहुलीकरण। क्या कहलाती है? बहुलीकरण। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये यहाँ पर लगाया हुआ N का मतलब है कि यहाँ पर इस एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नाइलॉन 66 का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे OH और एक यहाँ से H मिलकर एक जल के अणु का बाहर निकाल लेंगे, दूसरी ओर वही यहाँ से एक H जल का अणु और एक OH, तो ये वापस दूसरा जल का अणु बाहर निकल गया। इस प्रकार जहाँ पर OH है और यहाँ से एक हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप नाइलॉन 66 का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, C डबल बॉन्ड O, फिर अपना जल का अणु निकल के यहाँ से, तो डायरेक्ट क्या बचेगा पीछे? NH CH2 6 NH। यह अपने पास में क्या है? नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नाइलॉन 66 है वो, इसका निर्माण है मशीनों के अंदर बेयरिंग बनाने में, टायर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है अपन कहाँ पर करते हैं? टायर बनाने में, मशीनों के बेयरिंग बनाने में और रस्सियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कपड़े हैं, ब्रश इत्यादि मजबूत रेसे बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? नाइलॉन 66 का। आगे अपना जो बहुलक है वो है संश्लेषित बहुलक टेरिलीन। कौन सा बहुलक है? टेरिलीन। आगे पर बात करते हैं टेरिलीन के बारे में। दूसरा अपना है टेरिलीन। अब देखिए, टेरिलीन के अंदर भी नाइलॉन 66 के समान इसमें भी क्या है? एकलक इकाइयाँ हैं। तो टेरिलीन की एकलक इकाई क्या है? इसकी एकलक इकाई एक तो दोस्तों है इसकी टेरेथैलिक अम्ल। क्या है? टेरेथैलिक अम्ल। और दूसरी इसकी है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। यह इसकी क्या है? एकलक इकाइयाँ हैं। और यह एकलक इकाइयाँ मिलकर एक बहुलक का निर्माण करती है जिसे अपन क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर टेरेथैलिक अम्ल का क्या सूत्र होता है और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या सूत्र होता है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? टेरेथैलिक अम्ल की। देखिए, ये क्या है अपने पास में? C डबल बॉन्ड O OH। ये अपने पास में क्या है? टेरेथैलिक अम्ल है। टेरेथैलिक अम्ल। दूसरी अपने पास में है एथिलीन ग्लाइकोल। ये अपने पास में क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारे अणु, टेरेथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के बहुत सारे अणुओं की जो मिलने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? बहुलीकरण। क्या कहलाती है? बहुलीकरण। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसके बहुत सारे अणु हैं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टेरिलीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, वापस जल का अणु बाहर निकल जाएगा।
इसी प्रकार यहाँ पर भी OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी एक जल का अणु है वो बाहर त्याग दिया जाएगा। तो पीछे अपना क्या बचता है, देखिए C डबल बॉन्ड O संरचना C डबल बॉन्ड O, फिर अपना यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो पीछे बचा O, फिर यहाँ पर CH2 और पीछे क्या बच गया अपना O। तो दोस्तों यह किसकी संरचना है, टेरिलिन की संरचना। किसकी संरचना है, टेरिलिन की। और टेरिलिन भी एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक है जिसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कपड़े नावों की पोल बनाने में, और इसका प्रयोग चुंबकीय ट्रैप फिल्म वगैरह बनाने में किया जाता है। तो इसका अपन प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कपड़े बनाने में, नावों की पोल बनाने में, फिल्म या फिर चुंबकीय टैप बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये होगी अपने बाद में टेरिलिन की। आगे अपन बात करते हैं प्लास्टिक, जिसे अपन कहते हैं पॉलीथीन। देखिए जो हमारा पॉलीथीन है इसकी एकलक इकाई क्या है, या ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो इसकी एकलक इकाई है एथीन। पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या है, एथीन। और एथीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अर्थात एथीन के बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बहुलक जिसे अपन कहते हैं पॉलीथीन। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे एथीन के अणु मिले हुए हैं। जैसे देखिए ये N का मतलब है यहाँ पर एथीन के बहुत सारे अणु मिले हुए हैं, ये अपना हो गया एथीन। और जब बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है तो बहुलीकरण के माध्यम से किसका निर्माण होता है, प्लास्टिक का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसको CH2 ये N का मतलब है यहाँ पर एथीन के बहुत सारे अणु मिले हुए हैं, और ये अपना बन गया है पॉलीथीन। क्या बन गया है, पॉलीथीन। और पॉलीथीन है वो एक बहुत ही पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ, जिसका प्रयोग अपन बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक बनाने में करते हैं, थैलियाँ बनाने में करते हैं, पाइप वगैरह बनाने में भी पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा अपना बहुलक है वो है PVC। PVC क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए जो हमारा PVC है इसकी एकलक इकाई क्या है, इसकी एकलक इकाई प्रत्येक बहुलक की क्या है, एक एकलक इकाई है। तो यहाँ पर PVC की एकलक इकाई क्या है, विनाइल क्लोराइड। इसकी एकलक इकाई क्या है, विनाइल क्लोराइड। देखिए विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, PVC का। CH2 डबल बॉन्ड क्लोरीन। ये क्लोरीन एक प्रतिस्थापक के रूप में जुड़ा हुआ है और इसके बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, PVC का। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहुत सारे अणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण होकर किसका निर्माण होगा, PVC का। किसका निर्माण होगा, PVC का। 1 2 3 4 ये अपने पास में बन गई है PVC। और PVC का जो प्रयोग है वो बहुत ऐसे मजबूत प्लास्टिक बनाने में, मजबूत पाइप बनाने में, जो पानी की टंकियों के जो पाइप होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, PVC का प्रयोग किया जाता है। आगे अपना जो बहुलक है वो है PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। आगे अपना जो है वो है PAN, पॉली
एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा पीएसी है इसकी एकलक इकाई क्या होती है, इसकी एकलक इकाई विनाइल साइनाइड, इसकी एकलक इकाई क्या होती है, विनाइल विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड इसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए बहुत सारे अणु विनाइल साइनाइड के मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। बहुत सारे अणुओं के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। किसका निर्माण होगा, PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। जो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ये अपना क्या बन गया है, PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, जिसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, जिसका प्रयोग स्वेटर, ऊनी वस्त्र या फिर कोई तकिए वगैरह गद्दे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अपन जो अपना अगला यौगिक है उसके बारे में बात करते हैं, पॉलीस्टाइरीन। कौन सा बहुलक है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का जो एकलक इकाई है वो क्या होती है, विनाइल बेंजीन। क्या होता है इसके अंदर, इसकी जो एकलक इकाई है वो क्या होती है, विनाइल बेंजीन। क्या होती है, विनाइल बेंजीन, बेंजीन C6H6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे विनाइल बेंजीन के अणु मिलकर CH2 डबल बॉन्ड C6H5, और ये विनाइल बेंजीन के बहुत सारे अणुओं के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। और इस बहुलीकरण के द्वारा किसका निर्माण होता है, पॉलीस्टाइरीन का। जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, ये अपने पास में क्या बन गया है, पॉलीस्टाइरीन। या इसकी एकल इकाई को अपन क्या कह सकते हैं, स्टाइरीन। क्या कह सकते हैं, स्टाइरीन। जो ये हमारा है ये क्या है, स्टाइरीन। और स्टाइरीन के बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीस्टाइरीन। पॉली का मतलब है यहाँ पर स्टाइरीन के बहुत सारे अणु मिले हुए हैं। इसका जो प्रयोग है वो चाय के कप वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुलक के बारे में अध्ययन किया। आगे अपन मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।